Bismillahirrahmanirrahim. Okay जी, so now we are starting the urinary system. अच्छा, इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम उसको जो है वो हमने समझना है। बेसिकली हमने देखना है कि किडनीज कहाँ से डेवलप होती हैं, किस तरह उनकी जो प्रिमिटिव किडनीज हैं वो कब गायब हो जाती हैं और उनके डिफरेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस करने हैं। सो बेसिकली इट्स अ लाइक स्मॉल लेक्चर जो हम डेवलपमेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम को इसमें हाईलाइट करेंगे। अच्छा, पहले हम हाइजीन एम्ब्रियोलॉजी से करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको फर्स्ट एड पे लेके जाऊंगा। अच्छा देखें, ओवरव्यू अगर हम देखा जाए इसका यूरिनरी सिस्टम का कि सारा सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, किस तरह डेवलप होता है, तो उसके लिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि एक, जब आपको पता है कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं, उन जर्म लेयर्स को हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म कहते हैं। थोड़ी सी मैं डायग्राम आपको बना देता हूँ साथ इसके। आम रूटीन में हम कहते हैं कि दिस इज दी लाइक सपोज एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म के साथ सबसे नीचे यहाँ पर होती है एंडोडर्म, दरमियान में यहाँ पे हम कहते हैं देयर इज अ लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज द मीजोडर्म। मीजोडर्म इस तरह करके मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द मीजोडर्म, ठीक है। जो मीजोडर्म होती है ना, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है और एक पार्ट मीजोडर्म का है व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ठीक है। सो पहला एमसीक्यू यही है कि जब भी को पूछे कि डेवलपमेंट ऑफ द किडनी कहाँ से होता है, तो उसका आंसर है इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ठीक है, पहला। दूसरा, अब ये कि ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म क्या करती है, ये एक रिज बनाती है, एलिवेशन बनाती है व्हिच इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल एलिवेशन। जैसे आप सबको पता है कि जो किडनीज है ना, बेसिकली अगर देखा जाए, अगर ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, तो किडनीज तो यहाँ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ पड़ी होती है लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो वॉल है दिस इज कॉल्ड एज इंटीरियर और वेंट्रल वॉल, और ये जो वॉल है दिस इज कॉल्ड एज द डॉर्सल वॉल और पोस्टीरियर वॉल। सो लॉजिकली जो किडनी की डेवलपमेंट है वो पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ होनी चाहिए, दैट इज द डॉर्सल बॉडी वॉल। अब वहां पर जो एलिवेशन इस इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनती है उसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल रिज। तो इसमें एमसीक्यू दूसरा ये है कि यूरोजेनिटल रिज कहाँ से डिराइव होती है। सो एक बात क्लियर होगी हमारी। अगला है कि अब जो यूरोजेनिटल रिज जो बन जाती है, इससे एक स्टेप स्ट्रक्चर बनता है व्हिच इज कॉल्ड एज नेफ्रोजेनिक कॉर्ड। अब जो नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है इससे बेसिकली फिर बनेगा पूरी का पूरा यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। अब जब यूरिनरी सिस्टम नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से डेवलप होता है तो बेसिकली 3 सेट्स ऑफ नेफ्रॉन्स या नेफ्रिक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। उनमें से नाम है प्रोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रॉन एंड मेटानेफ्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये सारा रिव्यू स्टार्ट होगा। सो हम देखते हैं कि शुरू में इंटरमीडिएट मीजोडर्म, यहाँ से एरो जाता है यूरोजेनिटल रिज, यूरोजेनिटल रिज से जो एरो जाता है दैट इज कॉल्ड नेफ्रोजेनिक कॉर्ड, और नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से जो एरो जाता है वो फिर इन 3 नेफ्रॉन्स की तरफ जाता है व्हिच इज कॉल्ड प्रोनेफ्रॉन, मेसोनेफ्रॉन एंड मेटानेफ्रॉन। अब इनको वन बाय वन करके देखते हैं। जो प्रोनेफ्रॉन होता है, अब जिस तरह भी मैंने बताया कि वो मेसोडर्म से बनता है, ठीक है। सो प्रोनेफ्रॉन develops from by the differentiation of mesoderm within the nephrogenic cord, और इस प्रोनेफ्रॉन से 2 चीजें बेसिकली बनती हैं, that is called pronephric tubule and pronephric duct। अच्छा, ये जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट इस तरह है कि इस तरह करके एक डक्ट हुआ करेगी, ठीक है, इस तरह, और उस डक्ट के साथ यहाँ पर कुछ इस तरह के ट्यूब्यूल्स अटैच हुए होंगे। आगे जाके मैं बात करूंगा इसकी। तो हम कहते हैं कि जो प्रोनेफ्रॉन है उसके 2 पार्ट्स हैं, और उन 2 पार्ट्स में से ये जो पार्ट है दिस इज एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर पार्ट या ट्यूब्यूल्स, प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, और ये जो पार्ट है दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ प्रोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। तो ये 2 चीजें इसके अंदर जो है वो आ जाए। अब जो प्रोनेफ्रॉन है, वो अगर डक्ट को, प्रोनेफ्रॉन की लोकेशन को देखा जाए तो ये प्रोनेफ्रॉन क्रेनियल पार्ट की तरफ होते हैं, यानी टुवर्ड्स द हेड है, और ये जो हमारे पास डक्ट होती है दैट इज मोस्ट लाइकली टुवर्ड्स द caudal part। सो देखा जाता है कि प्रोनेफ्रॉन इज क्रेनियल, मोस्ट क्रेनियल स्ट्रक्चर ये होता है। और ये जो प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा देर तक स्टे नहीं करते, दे आर द प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, इनिशियली ट्रांजिएंट फेज में थोड़ी देर के लिए आते हैं, देन दे डिसअपीयर, और तकरीबन 3rd से 5th वीक तक हम कहते हैं कि प्रोनेफ्रॉन्स जो है वो टोटली डिसअपीयर हो जाते हैं। सो कॉन्सेप्ट ये है कि द फर्स्ट किडनी जो डेवलप होगा, याद रखिएगा, वो एक प्रोनेफ्रॉन, ठीक है। और ये 5th वीक में मैंने कहा कि ये मोस्टली अपना काम करके उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे, इनको रिप्लेस किया जाएगा बाय द नेक्स्ट वन, वो भी हम बात करते हैं, दैट इज द मीजोनेफ्रॉन।
सो प्रोनेफ्रॉन के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा इट इज कॉल्ड एज द मेसोनेफ्रॉन। अगेन मेसोनेफ्रॉन कहाँ से आएगा? मेसोडर्म से डिफरेंशिएशन से आएगा। कहाँ पे? नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से। तो ये तो वो सेम स्टोरी है। अब इसके साथ जो प्रोनेफ्रॉन बनेंगे उसके साथ उसी तरह मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होंगे और मीजोनेफ्रिक डक्ट होंगे। जैसे आपने पीछे पढ़ा है कि पहले होता है जी प्रोनेफ्रॉन, और प्रोनेफ्रॉन के साथ जो ट्यूब्यूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स एंड प्रोनेफ्रिक डक्ट। अब इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये मीजोनेफ्रॉन है, then this is called as mesonephric tubule and this is called as mesonephric duct. Now that's the very important point, क्योंकि ये जो mesonephric duct है ना, this is also called as the Wolffian. This is also called as the Wolffian duct. ठीक है? एंड फिर मैं इसकी समरी बताऊंगा, that is very important. तो आप तब तक आप इसको हम समझते हैं, फिर आगे मैं इसको रिवाइज करता हूँ। अच्छा, अब जो mesonephron है, ये ऑब्वियसली बात है प्रोनेफ्रॉन फर्स्ट था, ये उसके बाद वाला है, तो ये मिडल नेफ्रिक स्ट्रक्चर होता है। और अगेन ये भी थोड़ी देर के लिए होता है, इसके बाद इसने भी गायब हो जाना होता है। तो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो थे, यानी दो चीजें थी, एक डक्ट थी और एक ट्यूब्यूल। तो अगर ये मैं ट्यूब्यूल्स की बात करूं तो ट्यूब्यूल रिग्रेस कर जाते हैं, बट मेसोनेफ्रिक डक्ट रिग्रेस नहीं करती, मेसोनेफ्रिक डक्ट परसिस्ट करती है। और इसका जो एंड पॉइंट होता है दिस वन, दोनों साइडों से दिस ओपन्स इनटू अ साइनस व्हिच इज कॉल्ड एज यूरोजेनिटल साइनस. So the mesonephric duct opens into a sinus which is called as the urogenital sinus, which is called as urogenital sinus. तो ये बात यहाँ पे होगी क्लियर कि जो मेसोनेफ्रॉन है उसमें से मेसोनेफ्रिक डक्ट ने परसिस्ट करना है और उसने खत्म नहीं होना, और उसी ने बाद में जाके यूरोजेनिटल साइनस में खुलना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो मेसोनेफ्रॉन्स होते हैं ऑब्वियसली दे फंक्शन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मेरा ख्याल है कि 5th मंथ तक ये होता है। उसके बाद मेटानेफ्रॉन आ जाते हैं। जो मेटानेफ्रॉन हैं दे आर कॉल्ड एज द डेफिनेटिव किडनी, इन्होंने स्टे करना होता है। अब जो मेटानेफ्रॉन की डेवलपमेंट होती है, अगेन एन आउटग्रोथ ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि मेटानेफ्रॉन एक्चुअली जो मेसोनेफ्रिक डक्ट हम ऊपर पढ़ के आए हैं उससे डेवलप होती है। सो ये कह लो कि दीज आर दी एक्चुअली फाइनल नेफ्रॉन्स जिन्होंने डेवलप होने। ठीक है, अब हमारे पास मैं अगर ये कहूं कि कोई मेटानेफ्रिक डक्ट नहीं है, कोई मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स नहीं है, ठीक है, होना क्या है कि ये जो हमारे पास पीछे मेसोनेफ्रिक डक्ट बच गई थी, ये वाली ट्यूब्यूल्स हमने कहा था खत्म हो गई, इस डक्ट में से एक बड निकलेगा। ठीक है, उस बड का नाम होगा यूरेटेरिक बड। ठीक है, अब यूरेटेरिक बड यहाँ एक मेटानेफ्रिक मेसोडर्म पड़ा होगा, यानी एक मेसोडर्म का पार्ट होगा विच इज कॉल्ड मेटानेफ्रिक मेसोडर्म। ये यूरेटेरिक बड इस मेटानेफ्रिक मेसोडर्म में जाएगा और इस मेटानेफ्रिक मेसोडर्म को स्टिमुलेट करेगा और इससे बनाएगा डेफिनेटिव किडनी या डेफिनेटिव नेफ्रॉन। ठीक है जी, तो ये इस तरह करके ये स्टोरी कंप्लीट होगी। सो मेटानेफ्रॉन जो है वो ऑब्वियसली बात है कि सबसे नीचे वाला पार्ट है, इट इज काउडल मोस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रिक स्ट्रक्चर, और जो मेसोनेफ्रॉन था वो हमने डिस्कस कर लिया था, दैट वाज द क्रेनियल मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, अब जो मेटानेफ्रॉन है ये कब बनना शुरू होते हैं, दे स्टार्ट्स डेवलपिंग एक्चुअली बाय द वीक 5, और फिर ये फंक्शनल कब होते हैं इन द फीटस अबाउट 10th वीक पे जाके ये ऑलमोस्ट फंक्शन हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो मेसोनेफ्रिक होते हैं, जो मेसोनेफ्रॉन्स होते हैं, दे वर्क फॉर अ फ्यू वीक्स, तो उसके बाद ये जो मेटानेफ्रॉन्स होते हैं दे टेक ओवर, और फिर मेटानेफ्रॉन ही मैंने जैसे डिस्कस किया था कि दे डेवलप इनटू द अडल्ट डेफिनेटिव किडनी। ठीक है, अब जब किडनी बन जाता है तो शुरू में जो बच्चों का किडनी होता है, फीटल किडनी, वो इस तरह का बिल्कुल राउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे ये छोटे छोटे बॉल्स की तरह से मिलके बना हुआ है, यानी इनको हम कहते हैं लोब्स। तो जो जो बच्चों का किडनी होता है दैट इज, या द फीटल किडनी जो होता है उसको डिफरेंट लोब्स में डिवाइड किया जाता है। जब अडल्ट किडनी होता है तो जब तब तक ये लोब फ्यूज हो चुके होते हैं, देन वी हैव अ कंटीन्यूअस लाइक दिस सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ किडनी एज यू नो है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों का जो किडनी है वो इन द फॉर्म ऑफ लोब्स होता है, अडल्ट किडनी थोड़ा सा स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये एक तो ये बात। अब यही जो बातें हमने डिस्कस की हैं उसको लेट्स हैव अ लुक इन दी डायग्राम, ताकि हमें ये अच्छे तरीके से याद हो जाए। और डायग्राम के अंदर हमने जो डायग्राम देखनी है वो ये वाली डायग्राम है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ।
लो यहाँ से हम अब इस डायग्राम को देखते हैं। सो देखें, दिस इज द पोस्टीरियर वॉल और द डॉर्सल वॉल, और आप इस डॉर्सल वॉल के अंदर आप देखो कि ये जो ब्लैक एक लाइन है, मोटी सी लाइन, दिस ब्लैक इज एक्चुअली अ मेसोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, रिमेंबर डक्ट एक ही होती है, ठीक है, मेसोनेफ्रिक डक्ट उसे हम कहते हैं। तो जब शुरू शुरू में हमने कहा था प्रोनेफ्रॉन्स बनते हैं, तो प्रोनेफ्रॉन्स ये यहाँ तक ये प्रोनेफ्रॉन्स है, तो यहाँ पर ये जो प्रोनेफ्रॉन के साथ अटैच थे, दीज आर दी ट्यूब्यूल्स, तो ये रिग्रेस कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो उसका डक्टल पोर्शन है ब्लैक वन, ये खत्म नहीं होता। फिर उसके बाद हमने कहा था कि दरमियान में हमारे पास कुछ ट्यूब्यूल्स आते हैं, लाइक अगर मैं उनको यहाँ तक रखूं, सो दीज ट्यूब्यूल्स दीज आर कॉल्ड एज मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये जो ब्लैक डक्ट है दिस इज कॉल्ड एज मेसोनेफ्रिक डक्ट, तो हमने ऑलरेडी बात कर दी। अगेन क्या होगा कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाला पोर्शन, ये कुछ 5वें हफ्ते के बाद या उसके थोड़े अरसे के बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स भी खत्म हो जाएंगे, बट मेसोनेफ्रिक डक्ट खत्म नहीं हो। तो ये डिसाइड हो गया कि जो ट्यूब्यूल्स हैं वो तो खत्म हो गए सारे। अब जो फाइनल हमारे पास बनना है, किडनी या नेफ्रॉन बनने हैं, नेफ्रॉन बनने हैं, वो नेफ्रॉन तो यहाँ से फिर बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिस्टम हमने खत्म कर दिया है, ट्यूब्यूल्स वाले, हमने तो सिर्फ डक्ट इनकी यूज की है। अब ये जो डक्ट है इसका लोअर पार्ट, जैसे मैंने कहा था कि वहां से निकलता है एक स्ट्रक्चर, उसका नाम है यूरिटेरिक बड। ये देखिए, अब ये यूरिटेरिक बड यहाँ से निकल के उसके साथ ही एक और स्ट्रक्चर पड़ा होता है which is called as metanephric mesoderm। मैं उसको ग्रीन कलर से बनाने लगा हूँ, this is that metanephric mesoderm। ठीक है, तो ये जो यूरिटेरिक बड है which is red color, जब ये मेटानेफ्रिक मेसोडर्म के अंदर जाता है उसको, तो ये अंदर जाके उसे स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करके इस मेटानेफ्रिक मेसोडर्म से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बेसिकली हमारा जो फाइनल किडनी बनेगा वो इन दो स्ट्रक्चर्स से बनेगा, दीज टू स्ट्रक्चर्स। मैं दोबारा इनको हाईलाइट कर, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, एक उनमें है यूरिटेरिक बड, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज द मेटानेफ्रिक मेसोडर्म। तो ये, सो दीज आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर जिनसे पूरे का पूरा किडनी डेवलप होगा। ठीक है, अच्छा, अब जो किडनी इनसे डेवलप होना है, ऑब्वियसली बात है कि किडनी के तो डिफरेंट पार्ट्स, अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो मैं एक कहता हूं द वन थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज रीनल साइनस। ये आपको मैं फिजियो में बताऊंगा रीनल साइनस क्या चीज होती है। सिंपल छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ से ये आ गया आफ्फरेंट आर्टरियोल, फिर इस तरह जाके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, देन इफरेंट आर्टरियोल, इस तरह, ठीक है, और नीचे यहाँ बोमेंस जो कैप्सूलियम बोमेंस स्पेस होती है। ठीक है, तो ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आफ्फरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यहाँ, और ये सारा मिला के इसको रीनल साइनस कहते हैं। एक तो स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद किडनी का आपको पता है ट्यूबुलर सिस्टम होता है कि जब बोमेंस कैप्सूल यानी इस तरह करके हम बना लेते हैं, देन कम्स दी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर नीचे आ रहता है लूप ऑफ हेंडे, लूप ऑफ हेंडे के बाद असेंडिंग लूप आता है, असेंडिंग लूप के बाद वी हैव डिसेंडिंग, सॉरी वी हैव दी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल व्हिच इज डीसीटी, और डीसीटी के बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखा जाएगा तो ये सारे स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करने हैं कि जी ग्लोमेरुलस कहाँ से आएगा, पीसीटी कहाँ से आएगा, डीसीटी कहाँ से आएगा, ये सारी बातें इसमें जो है वो डिस्कस होंगी। अब इनके अलावा अगर हम कहें कि जितना भी जो रीनल सिस्टम है, लाइक कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट से आगे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें कहते हैं माइनर कैलिसेस। माइनर कैलिसेस के बाद आते हैं मेजर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस के बाद आते हैं रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के बाद आ जाता है यूरेटर, और फिर सोन। ठीक है, तो अब ये सारे स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करने हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट उसमें स्लाइड पे। बाकी ये क्रॉस सेक्शन है, इसको बेशक आप नाम भी देखेंगे तो कोई बात नहीं। सो अब यहाँ पे मैंने कहा था कि कलेक्टिंग सिस्टम जो पूरे का पूरा जो मैं बता के हूँ कैसे डेवलप होता है। सो पहले तो ये यूरिटेरिक बड, ठीक है, ये तो जो आपने यहाँ से जो डक्ट बच गई थी, उस डक्ट की एक आउटग्रोथ थी, दैट आउटग्रोथ ऑफ अ मेसोनेफ्रिक डक्ट इज कॉल्ड एज अ यूरिटेरिक। अब यूरिटेरिक बड यही मैंने कहा था कि ये पेनिट्रेट करेगा जाके जो मेटानेफ्रिक मेसोडर्म पड़ा हुआ है,
एंड देन अंडरगोज द रिपीटेड ब्रांचिंग, और ये जो अंदर जाके फिर ये डिवाइड, ठीक है, इस तरह डिफरेंट ब्रांचेस के, और जब ये डिवाइड होगा तो ये फिर बनाएगा यूरेटर, रीनल पेल्विस, मेजर कैलिस, माइनर कैलिस एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये मैं भी आपको बता दिया। सो यूरेटेरिक बड से बेसिकली जो नेफ्रॉन के अलावा सारे स्ट्रक्चर मीजोनेफ्रिक डक्ट से बनते हैं, सॉरी यूरेटेरिक बड से बनते हैं, प्लीज इस बात को नोट करें, ठीक है। इसके बाद रह क्या गया, इसके बाद रह गया है ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, तो वो हमने कहा था कि वो तो मेटानेफ्रिक मेसोडर्म से बनेगा, वो हम आगे जाके देख लेते हैं। सो बेसिकली यूरेटेरिक बड जो है वो मेटानेफ्रिक मेसोडर्म के अंदर जाके डिवाइड हो, और डिवाइड होने से फिर बेसिकली वो सारी चीजें। इसके कंपैरिजन में अगर नेफ्रॉन की बात करूं तो जैसे मैंने कहा था कि शुरू में क्या होता है कि जब ये यूरेटेरिक बड मेटानेफ्रिक मेसोडर्म में जाता है तो उसकी वजह से जो मेटानेफ्रिक मेसोडर्म है वो मेटानेफ्रिक वेसिकल्स में कन्वर्ट हो। अब मेटानेफ्रिक वेसिकल से बाद में एस शेप रीनल ट्यूब्यूल्स बनते हैं, ठीक है। फिर ये एस शेप रीनल ट्यूब्यूल्स बाद में कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अगेन, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। तो याद रखो ये रिवर्स ऑर्डर में बन रहे हैं, यानी सबसे पहले वेसिकल्स बनेंगे, वेसिकल से एस शेप रीनल ट्यूब्यूल्स बनेंगे, फिर उनसे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनेंगे, फिर उनसे डीसीटी बनेगा, फिर उनसे लूप ऑफ हेनले बनेगा, उनसे फिर पीसीटी बनेगा, और फाइनली उनसे जो बोमेंस कैप्सूल वगैरह है वो डेवलप, ठीक है। अब बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज का गुच्छा बनता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर, उसी को हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है वो कहते हैं, ठीक है। जितना भी नेफ्रॉन्स बनने होते हैं ऑलमोस्ट उनकी डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ कंप्लीट हो चुकी है, और फंक्शनल मैच्योरेशन इनकी विद द टाइम आती है। तो हम ये बात कहते हैं क्लिनिकली कि अगर किसी बच्चे में अर्ली एज में कोई इन्फेक्शन चल रहे हो, पायलोनेफ्राइटिस चल रहा हो, स्टोन्स हो, दे आर मोर डेंजरस, क्योंकि वो इसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको डैमेज करके स्कारिंग कर देते हैं, परमानेंट लॉस कर देते हैं, तो बच्चों में फिर रीनल फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनको बहरहाल हमने टाइमली डील करना होता है, क्योंकि उसमें अगर स्कारिंग हो गई तो ये स्कारिंग इरिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। इसकी डायग्राम आप ये नीचे देखें, स्टार्ट में जो मैं बात कर रहा था कि ये यूरेटेरिक बड था, इस यूरेटेरिक बड से आप जरा यहाँ थोड़ा सा इसको फोकस करें, ये दिस इज द मेसोनेफ्रिक डक्ट, ये यूरेटेरिक बड था, ये यूरेटेरिक बड उसी तरह मैंने कहा कि मेटानेफ्रिक मेसोडर्म के अंदर आ गया यहाँ पर, दिस द वाइट पोर्शन, और ये जो मेटानेफ्रिक मेसोडर्म है, इस मेटानेफ्रिक मेसोडर्म से दिस वन, जब यूरेटेरिक बड इसके अंदर आया उसने इसको स्टिमुलेट किया तो इस मेटानेफ्रिक मेसोडर्म ने आगे ब्रांचेस होना शुरू हो गई, तो यूरेटर स्टार्टेड गिविंग ब्रांचेस इन द मेटानेफ्रिक मेसोडर्म। उससे क्या बन गया, यूरेटेरिक बड से पहले बन गया यूरेटर, यूरेटर के बाद बन गया रीनल पेल्विस, पेल्विस के बाद माइनर एंड मेजर कैलिसेस, एंड फाइनली पूरा कलेक्टिंग सिस्टम। जबकि इसके कंपैरिजन में जब नेफ्रॉन बनना था तो नेफ्रॉन बनने के लिए ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स या ट्यूब्यूल्स हैं उनके साथ पहले एस शेप स्मॉल एस शेप डक्ट ट्यूब्यूल्स बनेंगे, देखिए दीज आर द एस शेप, इस एस शेप ट्यूब्यूल से फाइनली वी हैड अ कंप्लीट रीनल सिस्टम, सॉरी नेफ्रॉन। तो ये उसके डिफरेंट नेफ्रॉन्स के पार्ट आ गए, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि पीसीटी है, डीसीटी है, माइनर सॉरी लूप ऑफ हेनले है। तो यहाँ से वो सारे जो हम रूटीन में हमें नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं वो इस तरह के। सो इन समरी ये है कि यूरेटेरिक बड से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यूरेटर, रीनल पेल्विस, मेजर माइनर कैलिस एंड कलेक्टिंग डक्ट, और जो मेटानेफ्रिक मेसोडर्म है वो या मेटानेफ्रिक वेसिकल्स हैं या एस शेप रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, उनसे कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, रीनल बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं वो बनती है, ठीक है। अब मैं इसकी ना एक छोटी सी आपको एक समरी इस तरह बताता हूँ कि मेल के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा गौर से आपने सुनना है कि मेल के अंदर हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट जब होनी है तो वी नीड द रीनल सिस्टम, मेल की बात कर रहा हूँ पहले मैं, इसका मतलब है यही किडनी, यूरेटर्स। देन जेनिटेलिया की अगर मैं बात करूं तो मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर टू टाइप्स ऑफ जेनिटेलिया, इंटरनल जेनिटेलिया एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है।
अब सोचने वाली बात ये है कि मेल के अंदर यूरिनरी सिस्टम की डेवलपमेंट तो अभी हमने डिस्कस कर ली कि वो तो आती है मीजोनेफ्रिक डक्ट से, मीजोनेफ्रिक डक्ट जो भी मैं पढ़ा के। क्या इस मीजोनेफ्रिक डक्ट से कुछ और भी बनता है मेल के अंदर या फीमेल के अंदर? तो ये अब एक स्टोरी है, क्योंकि फीमेल के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि फीमेल के अंदर ये जो डक्ट है मीजोनेफ्रिक डक्ट, ये रीनल सिस्टम बनाती है इन फीमेल। ठीक है, सो मीजोनेफ्रिक डक्ट आपने याद रखना है, ये मेल है तो उसका भी रीनल सिस्टम बनाएगी, फीमेल है तो उसका भी रीनल सिस्टम बनाएगी। इसका मतलब है अगर जेनिटेलिया मैंने बनाने हैं, इंटरनल जेनिटेलिया, खास तौर पे इंटरनल जेनिटेलिया, तो जो फीमेल्स के अंदर इंटरनल जेनिटेलिया है, ये फीमेल का साइन है, जो इंटरनल जेनिटेलिया इन फीमेल, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने फीमेल्स के अंदर दे हैव अनदर डक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज द मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट, इस मुलेरियन डक्ट से फीमेल के इंटरनल जेनिटेलिया बनते हैं। मेल के अंदर ये डक्ट नहीं होनी चाहिए। So what happens to Mullerian duct in male? So in males, Mullerian duct degenerates. It should not develop. क्योंकि अगर ये डेवलप हो गई तो फिर मेल के अंदर बाहर से एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल होंगे, इंटरनल जेनिटेलिया फीमेल होंगे। हो सकता है मेल के अंदर यूट्रस पड़ा हो सकता है मेल के अंदर रूडिमेंट्री वजाइना पड़ा। सो समरी ये है कि मेल का यूरिनरी सिस्टम या फीमेल का यूरिनरी सिस्टम वो तो मीजोनेफ्रिक डक्ट से आएगा। फीमेल को इंटरनल जेनिटेलिया के लिए एक और डक्ट चाहिए होगी और उस डक्ट का नाम होगा मुलेरियन डक्ट। मेल के अंदर मुलेरियन डक्ट नहीं बननी चाहिए। और कैसे नहीं बनती मुलेरियन डक्ट मेल के अंदर? मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम, जो वाई क्रोमोसोम है इसके ऊपर जीन्स हैं, वो बेसिकली बनाते हैं मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, और वो मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर जाके फिर इस मुलेरियन की जो डक्ट जो है इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगर ये ना हो, जो MIF ना बने, बेसिकली MIF टेस्टीज बनाते हैं। टेस्टीज में जो ये जो मैं XY जीन्स की बात कर रहा था, इनकी वजह से टेस्टिस बनते हैं, और टेस्टिस की वजह से मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर बनते हैं। और टेस्टिस में जो सेल्स हैं जो ये बनाते हैं, उन सेल्स का नाम है सर्टोली सेल्स। तो इस तरह ये सारा का सारा प्रोसेस मेल और फीमेल जेनिटेलिया और मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एक्चुअली। अब आखिरी जो पॉइंट इसमें आपको याद करना है वो ये याद करना है कि ये जो एंड पे आके ये जो डक्ट है, ये डक्ट किधर जाती है, यानी मीजोनेफ्रिक डक्ट का एंड कैसे होता है? क्या ये डक्ट किसी और जगह पे जाके खुलती है कि नहीं खुलती? तो वो यहाँ पे डायग्राम के अंदर इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है। अगर आप इसको इस डायग्राम में देखें कि इसमें क्या होता है कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, दिस इज दैट मीजोनेफ्रिक डक्ट finally opens into this reservoir, and this reservoir is actually called as urogenital sinus. So mesonephric duct opening into the urogenital sinus. अब urogenital sinus का जो upper part होता है, upper part, उससे बनता है bladder. ठीक है, upper parts of the urogenital sinus, उससे बनेगा urinary bladder. ठीक है, और urogenital sinus में एक सेप्टम आ जाएगा which is called urorectal septum, इसलिए यूरिनरी सिस्टम अलग हो जाएगा, रेक्टम अलग हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखना है कि यूरोजेनिटल साइनस में जाके ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है वो खुलती है, और वहां से आगे जो है वो ब्लैडर डेवलप होता है। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। थैंक यू सो मच।